हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर का सेकंड पार्ट मतलब जो प्रैक्टिस पेपर 2 जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम पार्ट बी लेंगे और पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 2 को, जिसमें हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कॉन्सेप्ट है बुक्स डीलिंग विथ क्लीनलीनेस हैव टू बी स्टैक्ड अप इन सच ए वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ए स्टैक इज द सेम। यहाँ पे हमारे पास ना कुछ बुक्स हैं और जो कि क्लीनलीनेस पर बेस्ड है, यानी कि साफ सफाई पर वो बेस्ड है। अब हमें क्या करना है, इन सारी पुस्तकों को, जितनी भी ये बुक्स हैं, इन सबको ऐसे रखना है कि हम इनको टॉपिक वाइज यानी कि शीर्षक के अनुसार रखें। एंड हाइट ऑफ ए स्टैक इज द सेम, यानी कि पुस्तकों की जो ढेर की ऊंचाई है ना वो भी क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास रैक है, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर आप बुक्स रखते हो ना, तो ये हमारे पास रैक है। तो आप जब बुक्स रख रहे हो तो इस तरीके से रख रहे हो कि जैसे कि ये इसकी ये ढेर की जो ऊंचाई है, ओके, ये जो स्टैक बन रहा है इसकी जो हाइट है वो सब जगह कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। और शीर्षक वाइज, यानी कि अब जैसे देखो कैसे है यहाँ पे शीर्षक, जो भी टॉपिक है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन क्लीनलीनेस ऑफ नेल्स, यानी कि सपोज कर लो कि पहले वाले जो कॉलम है, जो रैक है, उसमें नेल्स पर बेस्ड जो है बुक्स हैं, यानी कि नाखूनों की साफ सफाई पर आधारित। और ये हमारे पास कितनी बुक्स होनी चाहिए, 96। उसके बाद जो दूसरी रैक है उसमें हमें कौन सी बुक रखनी है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन क्लीनलीनेस ऑफ फेस, यानी कि जो हमारे चेहरे की साफ सफाई पर बेस्ड बुक्स हैं, ये कितनी है, 240, और हमें ये सेकंड रैक में रखनी है। तो बच्चों, इनकी जो हाइट है, मतलब ये जो इनका जो स्टैक बन रहा है ना, ये कैसा होना चाहिए, सेम हाइट का, मतलब बिल्कुल समान ऊंचाई का बनना चाहिए। तो यहाँ पे अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो हैंड्स पर बेस्ड बुक है, 336 बुक्स हैं, ठीक है, हाथों की साफ सफाई पर जो पुस्तक है वो 336 है, यानी कि 336। तो हमें इस तरह की क्वेश्चंस में इस तरह को सॉल्व करना होता है कि सब कुछ सेम सेम आना चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों की वैल्यू जो है वो समान आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक हम किस किस का कैलकुलेट करेंगे, एक तो 96 है हमारे पास, फिर दूसरा है 240 और तीसरा जो संख्या है वो है 336। तो बच्चों, जब भी हमें HCF कैलकुलेट करना होता है हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। LCM में एक साथ करते हैं, लेकिन HCF में हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो हम पहले ना 96 का कर लेते हैं। 96 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सबसे छोटे नंबर से, 2 से डिवीजन चला जाएगा, 2 4 जा 8 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 24 हमें मिलता है, फिर हम दोबारा 2 से डिवाइड करें तो 12 मिलेगा, 12 में 2 से डिवाइड करें तो 6 मिलता है, फिर आपको मिलेगा 3, और लास्ट में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लेते हैं 240। तो 240 में हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0, फिर दोबारा 2 से किया, 2 6 जा 12 और ये 0, अगेन 2 से किया, 2 3 जा 6 और ये 0, फिर 2 से किया, 15 टाइम चला जाएगा, फिर आपने 3 से किया, 3 5 जा 15 और अब आप 5 से कर रहे हो, 5 1 जा 5। नेक्स्ट अब हमारे पास है यहाँ पर 336, इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 13 है यानी कि 2 6 जा 12 और फिर उसके बाद 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया तो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आप 3 से कर रहे हो तो 3 7 जा 21 और फिर 7। अब जब हम यहाँ पर HCF देखते हैं तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों में सेम है, मतलब तीनों के अंदर है। तो आप देखो यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2, तो यानी कि तीनों में 2 है तो हमने लिया 2। फिर उसके बाद एक ये नेक्स्ट 2, ये नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट, तो हमें एक और 2 मिल गया। फिर आप आगे लीजिए, यहाँ पर ये 2, फिर ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो लीजिए एक 2 और मिल गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक 2 हमें और मिल जाएगा, ये 2, ये 2 और ये भी 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3
यहाँ से 3 और यहाँ से भी क्या मिला 3। तो हमने जो भी तीनों में नंबर है ना वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो हमने रैक यहाँ पर देखी थी ना, इस रैक में हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम में 48 बुक्स रखेंगे। देखो 48 48 तो हो गई ना 96। अगेन अब हम यहाँ पे 48 रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से रखेंगे तो हमें 5 सेक्शन मिल जाएंगे। और अगर हम इस तरीके से रखते हैं यानी कि अब आपको ढेर की भी ऊंचाई बराबर मिल जाती है, ठीक है, और आपकी बुक्स जो है वो भी यहाँ पर सही तरीके से रख दी जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बच्चों कितना आ जाता है, फिर 48 आ जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है 28 नंबर का, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि ये सारणी दी हुई है जिसमें हमारे पास यहाँ पे तो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और फिर उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली यानी कि बच्चों की संख्या है और फिर उसके बाद उनके परिवारों की संख्या है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे माध्य बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों जब भी हमारे पास माध्य का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब हम माध्य यानी कि मीन कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह के प्रश्न में हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और कैंडिडेट्स में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की संख्या। ठीक है, मतलब जो भी सारणी दी हुई होती है ना, हम पहले तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज़, और बच्चों जो भी हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली है यानी कि जो हमारे पास परिवारों की जो संख्या है, ये एक तरीके से इनकी गिनती है। गिनती का मतलब यहाँ पर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे, एफ से। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी सारणी है ना, हम पहले उसको एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये है 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 to 5 एंड 5 to 6, 4 से 5 और 5 से 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दी हुई है वो लिख लेते हैं। 5 11 25 12 15 2। ठीक है, तो लिख लीजिए, चलिए 5 11 25 12 15 और 2, ये लीजिए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 5 11 25 12 5 2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, 5 हो गया ये। अब हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा सूत्र हमें यहाँ पे चाहिएगा। तो माध्य यानी कि x बार, जिसमें हमें समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए और बटे में क्या चाहिए, समेशन एफ। तो समेशन एफ तो हमारे पास ये हो जाती है जो हमारी बारंबारताओं का योग होता है। और दूसरी बात आई, अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब अब हम एफ और एक्स को क्या करें, यहाँ पे गुना करें। तो चलिए अब हम यहाँ पर एफ और एक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स, तो एक्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये क्लास इंटरवल होता है ना, इसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं। 0 और 1 को जोड़ा, कितना आया, 1, और 1 में अब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 0.5। अगली बार 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 3 को आधा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें मिलता है 2.5, उसके बाद 3.5, फिर 4.5, फिर हमें मिलता है यहाँ पे 5.5। अब हम यहाँ पर किसको कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स को। एफ एक्स का मतलब जो भी हमारे पास एक्स के मान आए हैं हम उनको एफ से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5 को जब हमने 0.5 से गुना किया तो 5 5 कितना हो जाता है, 25। ठीक है, 25, और एक डेसिमल से पहले हमने यहाँ पर लगा दिया, मतलब एक डिजिट से पहले डेसिमल। अब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो सॉल्व कीजिए। 11 5 जा 15, 5, ओके, 11 5 जा 55, 55 में 5 रखा, 5 ऊपर, 11 1 जा 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 5 जा 125, तो 12 हो गया। 25 2 जा 50, 50 और 12 कितना हो गया, 62, और ये एक डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब हम 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से बच्चों हम सारे जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम। तो अब हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास।
12 5 जा 60, तो 0 रखा, 6 कैरी हो गया। 12 3 जा 6 36, 36 और 6 हो गया हमारे पास 42। नेक्स्ट टाइम 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2। नेक्स्ट टाइम 2 से किया, हमें ये मिला 110 और ये डेसिमल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं इन सबको प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ f कीजिए, यानी कि f को प्लस कीजिए। 5 और 11 कितना हुआ, 16। 16 को 25 से ऐड करो तो कितना मिला, 41। 41 को 12 से ऐड किया तो हमें कितना मिला, 53। 53 को 5 से किया तो 58। 58 को 2 से किया तो हमें कितना मिला, 60। तो समेशन f तो बच्चा हमें 60 मिल गया। अब हम यहाँ पर समेशन ऑफ fx को मल्टीप्लाई, मतलब fx जो है ना उसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो चलिए करते हैं प्लस। 5 5 5 15 है ना, 15 और 5 कितना हो गया, 20। 20 का 0 लिया, कैरी हो गई है 2। 2 और 2 4, 4 और 6 हो गया 10। 10 एंड 2 12, 12 एंड 2 कितना हो गया, 14। 2 16 एंड 1 17, कैरी 1। 1 एंड 1 2, 2 एंड 6 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 एंड 1 15। तो 157.0 हमें मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है 157.0 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 157/60। तो बच्चा अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 157 में डिवाइड कर दोगे 60 से। ठीक है, तो 157 है, 60 से डिवाइड किया, 62 जा 120, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 7। 5 - 2 हो गया 3। ठीक है, आपने पॉइंट लगाया तो ये हो गया आपके पास 370। अब आपने यहाँ पे देख रहे हो किससे डिवीज़न चला जाएगा आपके पास, ये 6 से। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 360, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर 10 के बाद पॉइंट्स आप लगा ही चुके हो तो 100, यानी कि 2.61। तो अराउंड हमें यहाँ पर मिलेगा आंसर इसका 2.61 के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे मीन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ABC इज राइट ट्राइंगल। यहाँ पर ABC जो है वो कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बच्चे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ABC जो है इस तरीके से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जो है वो दिया हुआ है, जिसमें ये क्या है, इसका आधार है। आधार यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, बेस, और ये इसका लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये इसका कर्ण है। कर्ण यानी कि आप इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू भी बताई हुई है। आप देखो, जो भी इसका बेस है, बेस यानी कि आधार, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको कितनी बताई हुई है, BC के इक्वल है ये। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये स्मॉल a है। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसका लंब है यहाँ पे, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और वो किसके बराबर है, आपका AC के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल b। और उसके बाद हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि जो इसका कर्ण है, और जो कर्ण है बच्चा हमारे पास यहाँ पे वो AB है, दैट इज इक्वल टू C। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद लेट P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू B, C टू AB। आपने C से AB पर ये जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। शो डैट CP इज इक्वल टू AB, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखो क्या, कि ये जो ट्राइंगल है हमें इस तरीके से दिया हुआ है, जो इसकी शेप अगर दी हुई है तो ये तो इसका आधार है। ठीक है, स्मॉल a, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर ABC। अगर मान लीजिए मैं इस AB भुजा को नीचे ले आऊँ, AB भुजा को नीचे ले आऊँ, तो ये जो ट्राइंगल है यानी कि ये जो त्रिभुज है ये मुझे इस प्रकार से दिखाई देगा, बिल्कुल, है ना। और ये C बिंदु से यानी कि C पॉइंट से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है हमने, उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल p के। ये इन्होंने बोला है कि C से AB पर जो लंब डाला है, यानी कि जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, उसकी लेंथ कितनी है, p के इक्वल है। लेकिन है तो ये ABC ट्राइंगल ही, है ना, और ABC ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो चलो हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल ABC का यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया बोले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और बच्चों त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल यानी कि जो कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बिना कोई शक के फटाफट से लिख दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है,
तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन आधार है और कौन ऊंचाई है। हम पहली वाली स्थिति में देखते हैं। इसको मैं फर्स्ट नंबर लिख देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेकंड नंबर। तो पहली वाली स्थिति में मेरे पास आधार क्या है, देखो इसके अंदर हमारे पास जो आधार है वो क्या है, BC के इक्वल है। ओके, और जो ऊंचाई है यानी कि लंब वो क्या है, AC। लेकिन अगर हम दूसरे वाले तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारे पास आधार क्या है इस समय इसका, इस त्रिभुज का, ये देखो ये AB आधार है ना, ये हो गया जी AB। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक का हमने ये लंब डाला हुआ है। अब ये जो लंब डाला हुआ है ये किस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पे D बिंदु पर मिल रहा है, तो इसका मतलब CD। ठीक है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, CD। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो चलो अब हम आगे इसका मान रख देते हैं। इसका मतलब हाफ, ये देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल ही हो गया, तो हाफ का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हमने। अब बचा क्या हमारे पास, BC। BC ये किसके इक्वल है, स्मॉल a। AC, AC किसके इक्वल है, स्मॉल b। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू AB। AB हमारे पास जो साइड थी कर्ण वाली वो किसके इक्वल है, यहाँ पे स्मॉल c के इक्वल है। ओके, और जो CD ये किसके इक्वल है, स्मॉल p के इक्वल है। तो इससे हमें AB की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई है, CP के इक्वल मिल गई है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में ये रहा आपके पास AB इज इक्वल टू CP, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर ये प्रूव कर चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि अथवा वाला प्रश्न है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है state Thales theorem and hence find the value of x in given figure in which DE is parallel to AB। इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय जो है उसका कथन लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये जो आकृति दी हुई है इसमें देख रहे होंगे आप कि x के टर्म्स में वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हमें इस x का भी यहाँ पर मान ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। थेल्स थ्योरम यानी कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल लेते हैं, ये ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC। अब क्या कर रहे हैं, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के, हम सपोज कर रहे हैं BC के समांतर हमने यहाँ पे रेखा जो है वो खींच दी है। ठीक है, अब ये क्या करती है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये अदर साइड्स यानी कि अन्य दो भुजाएं को जो कि AB और AC भुजाएं हैं, इसको दो बिंदुओं पर क्या करती है, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये हमने ये रेखा खींच दी है। तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पर समांतर रेखा होती है जो BC के समांतर होती है, ये क्या करती है, जो बाकी की दोनों भुजाएं होती हैं जैसे कि AD, इनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके, मतलब सेम रेशियो में यहाँ पर ये इनको डिवाइड करेगी। तो AD का जो रेशियो DB के साथ होता है वही रेशियो यहाँ पर AE का होगा, किसके साथ होगा, EC के साथ होगा। तो इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है वो कहते हैं। ठीक है, और इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट हो जाता है, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट भी और ये कॉन्सेप्ट भी। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप देखो कि ये जो आपके पास आकृति है, इस आकृति में भी आपके पास यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो त्रिभुज है ABC, इसमें AB भुजा जो है उसके समांतर ये जो DE रेखाखंड है ना ये खींचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD का अनुपात यहाँ पर DC के साथ लोगे और BE का अनुपात किसके साथ लोगे, EC के साथ लोगे। तो ये आपके पास कैसा मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जो AD है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, अपॉन DC, मतलब AD अपॉन DC जो है दिस विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। हम सबका मान रख देते हैं। आप देखिए AD का मान आपके पास है 3x प्लस 19 और DC है आपके पास x प्लस 3, तो आप ये मान रख दीजिए यहाँ पर। इसके अनुसार 3x प्लस 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ओके, एंड देन BE कितना है, 3x प्लस 4 है हमारे पास, और EC कितना है, x है, तो ये वैल्यू भी अप्लाई कर देते हैं। BE ये है हमारे पास 3x प्लस 4 अपॉन EC ये है हमारे पास x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो बच्चा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वज्र गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x जो मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 19 के साथ हो जाता है, और फिर उसके बाद हम x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 4 से। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, देन x को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19x। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, फिर x को 4 से किया तो हमें क्या मिला 4x। उसके बाद 3 को 3x से तो 3 3 जा 9, और फिर 3 को किया किससे 4 से तो 3 4 जा 12। अब देखो 3x स्क्वायर दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास है 19x, और यहाँ पर 4 और 9 यानी कि 13 हो गए। अगर हम इनको इस तरफ लेकर आ जाते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं, और बचता क्या है फिर राइट साइड में 12। तो 19 में से 9 और 4 यानी कि 13, 19 में से 13 माइनस होते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है 6 मिल जाता है। ओके, सो 6x इज इक्वल टू 12। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है फिर 12/6, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पर हमारे पास x जो है 2 के इक्वल आता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच the quadratic equation x square plus px plus 16 equals to 0 has real roots, इक्वल रूट्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0, इसके हमें क्या कहा गया है कि इसके जितने भी मूल हैं, जो भी मूल हैं वो सबके सब कैसे हैं, समान है, इक्वल रूट्स हैं। तो बच्चों जब भी हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं तो अगर हम इसको कंपेयर करें सबसे पहले तो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज इक्वल टू 1। b ये किसके इक्वल है, p के, और c किसके इक्वल है, 16 के। अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि रूट्स कैसे होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए, यानी कि मूल हमारे पास समान होने चाहिए। तो जब भी हमारे पास समान मूलों की बात की जाती है तो d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0। d यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि विवेचक, विविक्तिकर, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, b दैट इज इक्वल टू p और इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 16 एंड ये हो गया 0। p इसका होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 हो जाएगा 64 और ये 0। तो आपके पास p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 64 हो जाती है। दैट मीन्स आप p की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 64 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट आपका +8 भी पॉसिबल है और -8 भी पॉसिबल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि p की हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिलती है, एक तो मिलती है 8 और उसके बाद दूसरी हमें क्या मिलती है, -8। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो आगे क्या लिखा है इसमें, ऑल्सो फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, यानी कि इस प्रकार जो हमें समीकरण प्राप्त होती है हमें इसके भी मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी हमें इक्वेशन मिलती है यानी कि समीकरण, उसके अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 ये हमारे पास हो जाती है। ठीक है बच्चा, अब आप यहाँ पर p की वैल्यू 8 भी अप्लाई कर सकते हो और p की वैल्यू -8 भी। तो सपोज किया कि हमने यहाँ पर p की वैल्यू 8 अप्लाई की, तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई है, एक्स स्क्वायर p की जगह आपने 8 लिया एंड प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चा जब ये हमारे पास वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर रूट्स जो है यानी कि जो मूल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि इक्वल रूट्स हैं, और जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, -b/2a होती है। ये हम थ्योरी में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें हम देखते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -b क्या है इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, b ये है 8 के इक्वल अपॉन 2a, a कितना है 1, तो -8/2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और -8/2 यानी कि इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, -4। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो भी दो मूल मिलते हैं दोनों ही क्या मिलते हैं, -4 मिल जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब दो वैल्यू मिलेगी, तो दोनों क्या मिली, -4 एंड -4। लेकिन अगर हम यहाँ पर p की वैल्यू -8 अप्लाई करें
तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 में, यानी कि ये हमारे पास समीकरण होती है। तो इसके अगर हम रूट्स कैलकुलेट करें, यानी कि इसके जो मूल ज्ञात करें, तो वो हमारे पास क्या होंगे, x जिसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस b की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये देखो b की जगह क्या वैल्यू है -8, ओके, अपॉन 2 इंटू ए, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, 8 अपॉन 2, और ये कितना आया 4। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ जाती हैं 4 एंड 4, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई p इज इक्वल टू -8 रखने पर। तो कुल मिलाकर टोटली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है x की, ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x के संभावित मान, वो हमारे पास क्या क्या है भाई, दो बार तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे -4 आ रहे हैं, ठीक है, और दो बार हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे +4 आ रहे हैं। तो x के संभावित मान हमारे पास क्या क्या है, -4, -4, 4 और फिर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O, ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का ये पॉइंट सेंटर है, O पॉइंट, ये देखिए ये सेंटर है, इस सेंटर से 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 13 है, गिवन है ये। तो इसका मतलब जो भी केंद्र है और इस केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ये P बिंदु है, और रेडियस वो हमें कितनी दी हुई है, 5-5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आपसे क्या कहा है, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन, ये आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है PQ और यहाँ से आपने ड्रॉ की है PR। अब बच्चों जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है आपने, यानी कि स्पर्श रेखाएं जो खींची हैं, फिर आपसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PROQ, ये जो भी चतुर्भुज बन रहा है हमारे पास, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी चतुर्भुज है हमारे पास PRQO, अगर आप इसमें देखो कि ये हमने निकाला एरिया ऑफ ऐसे चतुर्भुज PROQ, इसका मतलब हो जाता है चतुर्भुज PROQ का क्षेत्रफल, ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इक्वल है एरिया किसका, त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज जिसका क्या नाम है यहाँ पे PQO, ठीक है, और दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या है हमारे पास PRO, इन दोनों के बराबर है, ठीक है। और ये हमें दिख भी रहा है क्या कि फ्रॉम फिगर, चित्र के अनुसार हमें दिख भी रहा है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, हमारे पास एक जैसे हैं, है ना, बिल्कुल एक जैसे, यानी कि ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट यानी कि हम इसे बोलेंगे सर्वांग सम है। तो त्रिभुज PQO का मान हमारे पास त्रिभुज PRO के बिल्कुल सर्वांग सम है, यानी कि सारी भुजाएं सारे कोण बराबर है। तो देखो जैसे कि OP जो है हमारे पास OQ, वो किसके बराबर है, OR के, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। OP दोनों त्रिभुजों के अंदर है, OP कितना है जी, 13 सेंटीमीटर है। अब चूंकि हमने बोला कि ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो यानी कि ये Q बना रही है, ठीक है। और अगर स्पर्श रेखा है तो हम ये भी जानते हैं कि ये जो PO है ये PQ जो है वो किसके बराबर है, PR के, क्योंकि स्पर्श रेखा हमारे पास क्या होती है, बराबर होती है। तो आप PQ बराबर PR भी कह सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तीनों पॉइंट्स कौन से देखते हो, जिससे कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट ले सके। तो बच्चों जब हमने इनको कॉन्ग्रेंट ले लिया तो इसका मतलब दोनों जो आपके पास त्रिभुज हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस चतुर्भुज PROQ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो लिखा है त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल, ठीक है, ये अब दोनों आपके पास सर्वांग सम है, तो इनका क्षेत्रफल भी हमारे पास कैसा होगा, बराबर होगा। अगर अब इनका क्षेत्रफल हमारे पास बराबर है तो हम इनकी जगह, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ PRO इस समीकरण 1 में, इसकी जगह मैं एरिया ऑफ PQO भी लिख सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो बराबर है, और जब सब कुछ बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर है। अब त्रिभुज PQO का जो क्षेत्रफल है हमने 2 बार लिख दिया, इसका मतलब हम त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल जो है उसको निकालेंगे और उसे 2 से गुना कर देंगे।
तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि जी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये हुआ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये तो हो गया आधार और ये हो गई आपकी ऊंचाई, तो 2 से 2 कट गया। तो कुल मिलाकर हम जो भी बेस है और जो भी हमारे पास हाइट है हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो और उसके बेस की बात करो। तो जो आपका कोई भी एक त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ओके। और ये वाली जो भुजा है PO है मेरे पास, ये 13 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये क्या है, यहाँ पे कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। और ये क्या है मेरे पास, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो बचा क्या, बेस। बेस क्या होगा, PR होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेस यानी कि जो भी हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर माइनस जो भी हमारा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, ये हम करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट यानी कि जो भी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमारे पास कितना आया, 13, तो 13 का स्क्वायर किया, माइनस परपेंडिकुलर है जी 5, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हाइट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैं ना यहीं पे बेस जो है वो यहीं पे आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, आप चाहो तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर दैट मीन्स 169, 5 का स्क्वायर माइनस यानी कि हो गया 25 इंटू 5, 169 माइनस 25 कितना हो गया, √144 इंटू 5, और √144 की वैल्यू होती है हमारे पास 12, तो 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से, तो 12 5 जा 60, 60 हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आप देखो ये जो वैल्यूज हैं आपके पास सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है वो भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जब आपने देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब सिंस हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, एकदम एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इनमें से किसी एक त्रिभुज का आप निकाल दो क्षेत्रफल और फिर 2 से गुना कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमें प्रूव करना है, ओके। तो प्रूव करने के लिए हम ना लेफ्ट हैंड साइड को RHS साइड के इक्वल लाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है sin थीटा इंटू 1 + tan थीटा, ओके, प्लस cos थीटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 + cot थीटा से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, मतलब सॉल्व करने चलते हो, तो sin थीटा को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलता है यहाँ पे sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है cos थीटा और प्लस cos थीटा इंटू cot थीटा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा आपके पास, आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, यानी कि हम यहाँ पर tan थीटा की जगह अप्लाई करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा, और फिर उसके बाद प्लस cos थीटा, cot थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। अब हम एक काम करते हैं, क्या, जैसे यहाँ पर ये जो sin थीटा है और ये वाला cos थीटा, इनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये दूसरे टर्म्स है इनको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो sin थीटा इंटू sin थीटा, तो कितना हो गया, sin स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन में क्या है, cos थीटा, प्लस यहाँ पे cos इंटू cos, ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद ये अपॉन में क्या है, sin थीटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये तो इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है, तो हम इसको तो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो हम जो भी इनके यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इस तरफ आपके पास cos थीटा है, यानी कि आपको sin थीटा से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और sin स्क्वायर थीटा तो है ही, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर आप cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। तो अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर ना ये हमारे पास ये वाला एक फॉर्मूला बन जाता है a³ + b³, और बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास होती है a + b, ओके, a² - ab + b², तो हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मान रखेंगे, ये हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस,
अब आप देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है ना, यानी कि हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर देंगे। जैसे ए प्लस बी है तो इसका मतलब दोनों को प्लस कर दिया। अब ए स्क्वायर किया तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी का मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास ये प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ब्रैकेट के यहाँ पर जो भी है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब आप देखो एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, मतलब दोनों जो वैल्यूज़ है जिनके बीच में यहाँ पर ये वाला जो प्लस है, इसमें हम देखते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो दोनों तरफ है। आप देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना यहाँ पे, और ऐसे ही ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीजिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 1। ओके, प्लस अब ऊपर देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ है और क्या क्या बन सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इनको एक तरफ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में ये है मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड करना है किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। सॉल्व कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये तो जी आपका एज इट इज़ यहाँ पे है जो आप बाहर ले चुके हो, कॉमन ले चुके हो। ठीक है, इंटू ये 1 है प्लस, अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस क्या है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, और हम इस सारी वैल्यू को मतलब जो भी यहाँ पे है डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा से। ठीक है, ये यही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने इसकी वैल्यू अप्लाई कर दी है। ये आइडेंटिटी है ना हमारे पास, सर्वसमी का है, इसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो हमने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब हम बाकी जो वैल्यूज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ये तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर इसके बाद ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसके बाद अब देखो ये 1 है। ओके, प्लस अब आपको क्या करना है, इस 1 में साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब हम यहाँ पर ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन थीटा कॉस थीटा से। अब बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि देखो हमने साइन थीटा कॉस थीटा से ना अलग अलग कर दिया डिवाइड, मतलब खोल दिया इसको, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस कैंसिल होके ये क्या हो गया -1, 1 से 1 कैंसिल क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो नॉर्मली हमारे पास वैल्यू बची ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रही है किससे, अब क्या बचा यहाँ पर, ओनली बचा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो चलो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे सेपरेटली मतलब अलग अलग यहाँ पर इससे डिवाइड कर सकते हैं, साइन थीटा में भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो प्लस का साइन है हमारे पास यहाँ पे मिडिल में, इस वाले प्लस को यहाँ पर कंटिन्यू करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा जो है उसमें भी डिवाइड कर देते हैं। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल भी हो जाती हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। ये देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा, तो बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या वैल्यू होती है, ये होता है सेक थीटा है ना, और 1 अपॉन साइन थीटा ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास कोसेक थीटा। तो अब आप देखो आपके पास क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलो एक बार हम RHS भी देख लेते हैं कि क्या यही आ रहा है हमारे पास, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये देखिए क्या आ रहा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने LHS की वैल्यू सॉल्व की है ये हमारी RHS के इक्वल आ जाती है, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, तो बच्चों ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33।
इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्कल यानी कि एक वृत्त अगर हम यहाँ पर बनाएं तो वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त के व्यास के सिरे पर, यानी कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, व्यास भी बनाना है। तो हम सबसे पहले तो इसका ये व्यास बना लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने व्यास बना दिया। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो है स्पर्श रेखा आ जाती है, ये लीजिए, अब ये से इसको यहाँ पर स्पर्श कर दिया है, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा हम यहाँ पर खींच लेते हैं। हमें ये बताना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि जो टेंजेंट है, या हम इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे पी क्यू, और इसको मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ आर एस। ये हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी है, यहाँ पे पैरेलल है। पैरेलल इसका मतलब है समांतर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हो गया टू प्रूव, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। पी क्यू एस पैरेलल टू आर एस, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अब बच्चों आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, हम इसमें प्रूफ अगर करें, मतलब इसको सिद्ध करना स्टार्ट करें, तो आप देखो कि जो मिडिल में हमारे पास ये क्या होता है, सेंटर होता है, यानी कि केंद्र होता है, ठीक है। और ये इसको मैं नेम ले देती हूँ ए, और इसको मैं नेम दे देती हूँ बी। अगर मैं यहाँ पर ओ बी त्रिज्या की बात करती हूँ, ठीक है, ओ बी त्रिज्या के लिए, इसका मतलब ये हुआ 4 ओ बी रेडियस। तो इस रेडियस के लिए यहाँ पर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे। क्यों, क्योंकि ये तो भाई हमने एक थ्योरम है हमारे पास, 10th चैप्टर है ना, 10th चैप्टर में 10.1 थ्योरम है, याद है ना। तो उस थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि जो भी हमारे पास जो रेडियस होती है वो क्या होती है, जो भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हमेशा वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उस पर क्या होती है, लंबवत होती है। अब बच्चों लंबवत होती है तो ये यहाँ पर एक कोण बनाएगी, यानी कि कोण ओ बी एस, ऐसे जैसे यहाँ पे बनाएगी ऐसे यहाँ पे भी बनाएगी। लंबवत हुई तो ये वाला जो कोण है हमारा एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे हमने ओ बी रेडियस की बात की, ऐसे ही हम यहाँ पर इस रेडियस ओ ए की भी बात कर सकते हैं। और ओ ए जो है इस पर ये कौन सी स्पर्श रेखा है, यहाँ पर पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ओ ए त्रिज्या के लिए ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि जो रेडियस है हमारे पास वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ऊपर वाला पॉइंट हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा कोण 90 डिग्री का मिलेगा, चलिए हम देखते हैं कि ये वाला कोण हमें 90 डिग्री का मिल गया। इसका क्या नाम है, ओ ए क्यू। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल ओ ए क्यू, ये हमारे पास 90 डिग्री का है। ये दूसरा हमारे पास पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगर अब हम इस इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप इसको दोनों जो भी हमारे पास आए हैं ना कोण, इनको ना जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है, यानी कि 180 डिग्री हो जाता है। अब बच्चों कॉन्सेप्ट देखो कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको कितना मिला, 180 डिग्री मिला। तो ये हमारे पास कब देखने को मिलता है, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और उन पैरेलल लाइंस यानी कि उन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो है यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट करती है, ठीक है। तो जब वो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इसको कट करती है तो उसमें एक ही तरफ में जो बने हुए इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं क्या, कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स, या फिर आप इसको मेंशन करेंगे सम ऑफ एंगल्स made on either side of a transversal is
180 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो भी तिर्यक रेखा है उसके तरफ बने हुए जो कोण है उनका योग क्या है, 180 डिग्री है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखाएं हैं PQ और RS वो कैसी है हमारे पास, समांतर रेखाएं हैं। ओके, वो कैसी है, समांतर। इसका मीनिंग यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस PQ इज पैरेलल टू RS, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है बच्चा, तो कॉन्सेप्ट देखिए, जो आपका क्वेश्चन था, आपको क्या प्रूव करना था कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, तो आपने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब इसमें आप देखते हो कि ये आपका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि अथवा वाला प्रश्न है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये देखो, ये वाली है आपके पास PQ और ये है RS, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, यानी कि समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चा ये अगर समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऐसे त्रिज्या की अगर आप बात करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये वाला कोण भी हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट अभी हमें देखने को मिला। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड अनदर टेंजेंट AB विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्ट PQ एट A एंड RS एट B। इसका मतलब है कि इसी ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर हमने क्या किया है, C से, ये C पॉइंट है, इससे एक स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, और ये जो स्पर्श रेखा है कौन सी है, AB, जो इस PQ को तो A पर कट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ पर इसको कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, B पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये स्पर्श रेखा हो जाती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है कि एंगल AOB, ठीक है, AOB ये वाला जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है। अब बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे इस डायग्राम में नहीं है हम वो बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ यानी कि रचना। तो रचना में हम क्या करते हैं, एक तो त्रिज्या खींचते हैं यहाँ पर, ये OE। ठीक है, तो एक तो आपने OE त्रिज्या खींच लिया है, और दूसरा हम क्या करते हैं, O को D से मीट करा देते हैं, तो OD हो गया हमारे पास, और तीसरा हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक OC को मीट करा देते हैं। मतलब हम इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर मीट करा देते हैं। मीट कराने का मतलब हो गया मिला देते हैं। अब मिलाने रहे हैं हम यहाँ पर इसको, मतलब मिला रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल भी बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स ले लेते हैं। बेसिकली मैं 2 ट्राइंगल लेकर चल रही हूँ, और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कौन सा। एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल लेकर चल रही हूँ, ट्राइंगल ADO। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, ये ट्राइंगल ले लेती हूँ यहाँ पे ACO। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल ACO, यानी कि त्रिभुज ADO और त्रिभुज ACO में हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं या फिर कौन कौन से कोण, यानी कि कौन से साइड्स और कौन से एंगल जो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि AD जो साइड है वो AC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने टेंजेंट जो है वो बनाई हुई है। देखो A पॉइंट है ना, A से तो AD पर टेंजेंट है, और एक ये AC पर टेंजेंट है। इसका मतलब 2 तो ये पॉइंट्स हो गए, तो टेंजेंट्स फ्रॉम A, यानी कि A से स्पर्श रेखा। और देखो इन दोनों त्रिभुजों में और क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए समान हो सकती हैं। हम देखते हैं कि AO भुजा जो है वो दोनों के अंदर है, इसका मतलब वो हो गई है कॉमन। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ भुजा आपके पास ये हो जाती है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों के अंदर हो, यानी कि कॉमन हो। और तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर OC है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास OD। OD और OC दोनों हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। और किसी भी सर्कल की अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, यानी कि रेडियस की बात करते हैं, तो वो हमेशा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। चाहे कितनी भी त्रिज्याएं क्यों ना हो, वो सारी की सारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ADO सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट मिल जाता है ACO के। कौन से नियम से, तीनों साइड इक्वल हैं, तो मतलब SSS से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये सर्वांग सम हो जाता है तो जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी सारी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं, यानी कि CPCT। तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हमारे पास एक तो एंगल बन रहा है एओडी और यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये कौन सा है, AOC, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल AOD जो है वो इक्वल हो जाता है एंगल AOC के। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए थे तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट मिल गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर नीचे वाले जो लोअर वाले जो दोनों ट्रायंगल्स हैं अगर हम उनको लें तो लोअर ट्रायंगल्स कौन कौन से, एक तो हम यहाँ पर ले लेते हैं BOE, ये वाला एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हम इसको, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को लें तो ये दोनों भी हमारे पास कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो अगर अब आपके पास ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार जो बाकी के दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज एक तो हो गया BOE, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BOC के। देखिए जरा यहाँ पे आपके पास ये वाला जो त्रिभुज है नीचे वाला, इसको तो आप क्या कह रहे हो, ये BOE है और ये कौन सा है, BOC के। अब बच्चा ये जो दोनों त्रिभुज अगर यहाँ पे सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके लिए जो कोण बन रहे हैं यहाँ पे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो कौन कौन से कोण बनेंगे यहाँ पर, एक तो बनेगा ये वाला BOE और एक आपका ये वाला बनेगा BOC। तो ये भी यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुज होने की वजह से कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब एंगल BOE यहाँ पे बराबर हो जाता है, BOE यहाँ पे बराबर हो जाता है किसके, BOC के। ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम इस वृत्त में ध्यान से देखें तो इस वृत्त में ये जो चार हमारे पास यहाँ पे कोण मिले हैं, आप देखिए ये चार कोण कौन से कोण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं यहाँ पर, ये इसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको अलग से। एक तो ये वाला कोण, ठीक है, और एक ये वाला कोण, ओके। और ऐसे ही देखोगे ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये चार कोण मिल गए। और ये चार कोण हमें यहाँ पे कहाँ पे बन रहे हैं, इधर इस व्यास के एक तरफ बन रहे हैं, यानी कि ये एक तरफ इतना कोण बन रहा है। तो बच्चों जब इतना कोण बनता है यानी कि सरल रेखा में जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन सारे कोणों का यहाँ पे मान भी कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो हम सारे कोणों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि सिंस DE जो है हमारे पास क्या है, इज ए डायामीटर, ये हमारे पास एक डायामीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि DE जो है हमारे पास क्या है, एक व्यास है। और अगर ये व्यास है तो इसका मतलब जो भी कोण बनेंगे यहाँ पर DOE वो 180 डिग्री का होगा। मतलब जो भी सरल रेखा में कोण बन रहा है ऐसे D, ये वाला O और E, तो ये बना 180 डिग्री का कोण। अब इस 180 डिग्री के कोण में कौन कौन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है जी ये वाला कोण जहाँ पे A आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोण DOA, एक तो ये वाला, मैं इसको यहाँ पर नंबर 1 डाल देती हूँ। फिर दूसरा बनता है C के साथ में जो आके बनता है, यानी कि ऐसे AOC, दूसरा कोण बन गया। तीसरा बना COB और चौथा बना हमारे पास BOE, चार कोण बन गए। तो इन दोनों चारों कोणों का मान लिख देते हैं, कोण DOA प्लस कोण AO, यहाँ पे था C, प्लस कोण COB और फिर ये लास्ट में क्या, BOE। इन चारों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि ये बाकी के दो दो कोण तो क्या है, आपस में इक्वल है ना। और जब ये दो कोण आपस में इक्वल है तो हम इनकी वैल्यूज को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि कोण DOA है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AOC। ये हम अभी समीकरण 1 में चेक कर चुके हैं, है ना। ये देखो समीकरण 1, यहाँ पे हमारे पास AOD किसके बराबर है, AOC के। ऐसे ही दूसरा BOE वो है किसके बराबर है, BOC के। तो इसका मतलब COB लिख लो या फिर हम क्या लिख सकते हैं, BOC। और इसकी जगह BOE की जगह भी क्या लिखेंगे, BOC, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ये तो दो दो कोण हो गए, यानी कि दो कोण हो गया AOC का और दो कोण हो गए किसके, BOC के, ठीक है। तो दो हमने कॉमन ले लिया तो ये बराबर हो गया 180 डिग्री। दो जब दूसरी तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि डिवीजन में आ जाएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके इक्वल आया, 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री। अब बच्चा देखो आप एंगल AOC अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें एंगल AOC कौन सा है, AOC यहाँ से यहाँ तक वाला,
ठीक है। और फिर उसमें हम प्लस कर रहे हैं किसको, BOC को, इसको प्लस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास कौन सा कौन बना, ये देखो AOB बन गया ना, कितना, AOB। इसका मतलब ये हुआ कि AOB किसके इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो नेक्स्ट पार्ट है 34 से लेकर 36 के क्वेश्चन जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।